नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जहां हाथरस हादसे की जांच अब किसी राजनीतिक साजिश की तरफ की आगे बढ़ रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय कर दी गई है। तीसरी बड़ी खबर उज्जैन के महाकाल मंदिर से है, जहां बारिश के पानी से जल जमाव की होने की वाली स्थिति से निपटने के लिए अब जल्दी ही सेंसर लगाए जाएंगे, यानी तकनीक का सहारा लिया जाएगा। और चौथी बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी हुई है, जहां इस गर्मी की छुट्टियों के दौरान गुजरात के प्रसिद्ध स्थलों पर 1,35,00,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा है, यानी पर्यटन और बढ़ा है। राज्य सरकार ने यह जानकारी साझा की है। और पांचवी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां जांजगीर चांपा में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां 4 लोग एक व्यक्ति को कुएं से निकालने के लिए उसमें कूद पड़े, जिसमें 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 बजे की ये 5 बड़ी खबरें। खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर की ओर चलेंगे, जहां हाथरस हादसे की जांच के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हाथरस हादसे की जांच अब किसी राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं, इस दिशा में काम कर रही पुलिस ने राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। लगभग 50 से ज्यादा ऐसे जिला स्तर के नेताओं की तलाश पुलिस कर रही है, जिनके संबंध बाबा से गहरे रहे हैं। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस खोज रही है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। और दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाथरस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करवाने वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को मेंशन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीजीआई को अवगत करवाया जाए, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सीजीआई को मेल भेज दिया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजन में इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर भी नियम बनाए जाएं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, हाथरस मामला लगातार देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार चर्चा की जा रही है। जो जांच कमेटी बनाई गई है वो भी लगातार जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति बयां कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण तो नहीं है, इस पर मामले की जांच की जा रही है। लगातार जो नेता हैं, बाबा से जुड़े रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। कहां तक मामला पहुंचा है और राजनीति से क्या संबंध हो सकता है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। इसी को लेकर कल राजधानी लखनऊ में बैठक की थी। जो जांच आयोग की कमेटी है, विजय श्रीवास्तव जो इसके अध्यक्ष है, उन्होंने कल इसकी बैठक करी थी। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि हम इसकी तह तक जाएंगे, जो भी सच्चाई है उसकी पूरी रिपोर्ट जल्द बनाकर सरकार और शासन को सौंपेंगे। और अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी और जो सत्संग से जुड़े लोग हैं उन सबके भी बयान दर्ज करेंगे। किसी प्रकार कोई ढिलाई नहीं होगी कि हमें तह तक जाना है। और रही बात राजनीतिक दलों की, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सभी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश लेवल और जो सक्रिय सदस्य हैं उन सबके कॉल डिटेल भी और उनसे पूछताछ की जाएगी कि कहीं ना कहीं इनके टच में जो ज़्यादा करीबी पाए जाते हैं, माने जाते हैं, उनके भी कॉल डिटेल देखी जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपना है। जो कमेटी गठित की गई ऐसा उनका कहना है। जी निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया है। अब तमाम सवाल हैं कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि समीर, जो बाबा है, जो भोले बाबा के नाम से सूरजपाल है, लगातार फरार है, उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल स्थिति बन पाई है? क्या कार्रवाई की जाएगी? कुछ भूमिका किसकी मुख्य रूप से रहेगी? किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जांच कैसे स्तर पर पहुंची है? जी आपको बताना चाहूँगा, पूरे मामले से अभी तक बाबा दूर है। बाबा का कहीं नाम नहीं है, ना ही एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। और बाबा अभी तक काफ़ी दूर है इन सब पहलुओं से। बाबा का कोई अता पता नहीं है, ना ही एसआईटी टीम जो लगाई गई है इस मामले में, पूरे मामले में, और पुलिस टीमें जो 5 लगाई गई हैं, उन्होंने भी अभी तक बाबा तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा इस मामले से अभी दूर बताया जा रहा है। वहीं अगर जो मुख्य सेवादार है उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, वो भी लेकिन अभी पुलिस के हाथों से और एसआईटी टीम की गिरफ्त से काफ़ी दूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब बाबा
लोकसभा का जो मुख्य है, जो मुख्य इस आयोजक का करता धरता था, वो कब पकड़ में आएगा? पुलिस के हाथों में आएगा कि एसटीएफ के एसआईटी टीम के हाथों में आएगा? जी निश्चित तौर पर देखिए, भले ही कानूनी रूप से जो याचिका है उसका जिक्र ना किया गया हो, लेकिन जिसका कार्यक्रम था, जिसके कार्यक्रम में इतनी भगदड़ मची, जो सत्संग करा रहा था, जो बाबा था, उस पर क्या कुछ भूमिका तय होती है, यही दिलचस्प और देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या सुनवाई होती है, भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निगाहें सभी की रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। और इसी दिन केजरीवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस मामले में 4 सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने मामले में तब गिरफ्तार किया जब निचली कोर्ट से केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में जमानत पर सुनवाई नहीं होना चाहिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 3 जुलाई को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 29 जून को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 17 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। सीबीआई को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस भी दिया गया है, जवाब मांगा गया है और साथ ही केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और इस मौके पर अब अगली सुनवाई जो है वो 17 जुलाई तय की गई है। तो केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में जमानत पर सुनवाई नहीं होना चाहिए, बातें कही गई हैं सीबीआई की ओर से। और बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 3 जुलाई को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, लगातार अरविंद केजरीवाल का मामला भी देश भर में तूल पकड़े हुए है। जिस तरीके से सीबीआई लगातार मामले में याचिका लगा रही है, अपना पक्ष रख रही है, अरविंद केजरीवाल की जो अगली सुनवाई इस मामले में 17 जुलाई को भी होनी है, अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या मुश्किलें अरविंद केजरीवाल को आ रही हैं और सीबीआई का क्या कुछ पक्ष यहां देखने को मिल रहा है? सीबीआई ने जिस तरह से अपने वक्तव्य रखे हैं, जिस तरह आज हाईकोर्ट में केजरीवाल के मामले की सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं केजरीवाल मामले में केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस पर लेकर जिस तरह सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल के जो वकील है उन्होंने जमानत को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी, लेकिन उस पर भी अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस पर सियासत भी करवराती नजर आ रही है। दिल्ली में अगर बात करें तो जिस तरह मानसून को लेकर जल भराव की बात करें या अन्य पानीजल समस्या को लेकर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में मुश्किलें बढ़ती जा रही है, आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जो वक्तव्य रखा है उस वक्तव्य को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने अभी कोई राहत नहीं दी है। लगातार उनका, इसके अलावा मैं आपको बता दूं केजरीवाल के पक्ष में 50 से ज्यादा वकीलों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। उन्होंने अपील लगाई है कि केजरीवाल मामले में जो है न्याय नहीं हो पा रहा है, उस पर संज्ञान लिया जाए। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में आक्रोश नजर आ रहा है, सियासत शर्माती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार घमासान जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी भी लगातार घेर रही है आम आदमी पार्टी को। और मेन बात यह भी है कि लगातार हम देख रहे हैं जो भी मामले हो गिरफ्तारी के, चाहे तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली में जो भी स्थिति देखने को मिली है, सभी मामलों पर सियासीकरण जमकर हुआ है, राजनीतिकरण जिसका जमकर देखने को मिला है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है, क्या यहां से आम आदमी पार्टी का पक्ष मजबूत होता है? क्या कुछ इस नोटिस के मायने हो जाते हैं? क्या कुछ कोर्ट का इस पर मंशा है? और इस जिस तरह सीबीआई को आज जो है न्यायालय ने नोटिस दिया है, नोटिस में उन्होंने 17 जुलाई से पहले जवाब मांगा है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन केजरीवाल को राहत मिल सकती है। सीबीआई को जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब मांगा गया है। सीबीआई को देखना ये होगा कि सीबीआई क्या पक्ष रखती है और आने वाली 17 जुलाई जो दी गई हो उसमें क्या कहीं ना कहीं केजरीवाल को राहत मिलती नजर आएगी।
देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केजरीवाल का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाकाल मंदिर में बारिश के पानी से जल जमाव की होने वाली स्थिति से निपटने के लिए अब जल्द ही सेंसर लगाए जाएंगे। बता दें कि जिससे मंदिर के गर्भगृह तक बारिश का पानी पहुंचने से पहले पता चल सकेगा कि कहां पर जल जमाव की स्थिति है। बता दें कि पिछले साल तेज बारिश के कारण नंदी हॉल और गर्भगृह में भी पानी भर गया था और सुबह जब भस्म आरती के लिए पंडे पुजारी पहुंचे तो पानी घुटनों तक भरा मिला। इस कारण भस्म आरती भी देरी से शुरू हुई थी। निर्माण कार्यों के कारण जल निकासी व्यवस्था ठप हो जाने के चलते ऐसी स्थिति बनी। इस बार प्रशासन बारिश शुरू होते ही जल निकासी को लेकर अलर्ट हो गया है और इसके स्थायी इंतजाम में जुट गया है। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंदिर पहुंचकर मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि बारिश को ध्यान में रखते हुए चैम्बर के पास कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे वे सही समय पर पानी की निकासी करवा सके और मंदिर के गर्भगृह परिसर में पानी आने से रोका जा सके। इसके साथ ही बारिश का पानी अंदर जाने से रोकने के लिए कुछ स्थानों पर सेंसर लगाए जाएंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब विशाल, बरसात का समय आ गया है, लगातार बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भी महाकाल पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं और पानी का जल भराव ना हो, कोई समस्या ना आए, इसको लेकर सेंसर की व्यवस्था भी की जाएगी पानी को रोकने के लिए। क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ योजना तैयार की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष बारिश के मौसम में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हाल में जिस तरह की जो पानी के जल भराव का जो मामला हुआ था, जिस पर बवाल हुआ था, इस वर्ष भी इस तरह की स्थितियां ना हो, इसके लिए लगातार कहीं न कहीं प्रशासन अलर्ट पे है और प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं कलेक्टर जो है समिति के अन्य पदाधिकारियों के साथ में जगह का अवलोकन किया गया, मंदिर का पूरा निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं को देखा गया। साथ में आने वाले समय में जिस तरह बारिश होने वाली है, बारिश के लेकर और जल की निकासी को लेकर क्या व्यवस्था वर्तमान में है और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, उसके विषय में अधिकारियों से चर्चा की गई। इसमें देखा गया कि कहीं न कहीं जो बारिश का जो जल आता है उसकी निकासी में कई बार अवरुद्ध हो जाता है। उस वजह से ओवरफ्लो की वजह से मंदिर के जो है नंदी हाल सहित अन्य परिसर में जल भराव हो जाता है। उस जल भराव से निपटने के लिए कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर सबसे पहले देखा जाएगा कि कलेक्टर साहब द्वारा एक ही बात बताई गई है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं अभी उस व्यवस्था निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस गर्मी की छुट्टियों के दौरान गुजरात के प्रसिद्ध स्थलों पर 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा पर्यटक आए और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा हैं। और राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है और एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल 1 अप्रैल से 10 जून तक 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने राज्य के 12 प्रमुख आकर्षणों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और ये 2023 में इसी अवधि के दौरान आए 1 करोड़ 14 लाख पर्यटकों से काफी ज्यादा है। गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और तमाम तरीके से पर्यटक यहां पहुंचे हैं।